I Saurabh Rahangdale welcome you all to the YouTube channel of Infinity Academy. Today we are going to discuss the questions which has been asked in the MADA examination, and in this video we are going to discuss only the JEE questions related with the subject of RCC and steel. So first of all I am going to discuss with you the questions of RCC. So the first question, in which type of pre-stressing the centroid of the tendons coincides with that of concrete section. ओके तो देखिए क्या है, कोई कंक्रीट सेक्शन होता है जब, और हम किसी भी केस में जब प्री स्ट्रेसिंग करते हैं, ओके तो प्री स्ट्रेसिंग में हमें ये देखना है कि ये इस कंक्रीट सेक्शन का सेंट्रॉइड है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि टेंडन्स को जब हम इंसर्ट करते हैं, टेंडन्स मींस स्टील वायर्स, ओके जो कि हमारी हाईली प्री स्ट्रेस्ड बार्स होती हैं, इसे जब हम इंसर्ट करेंगे तो ऐसा कौन सा केस हमें देखने को मिलेगा जहां पर हम ये देखेंगे कि ये इसके साथ परफेक्टली कॉन्साइड कर जाता है। ओके तो ये केस ऑब्वियसली हमारा एक केस होगा वेयर वी आर गोइंग टू सी द एक्सियल प्री स्ट्रेसिंग, है ना। नॉन बॉन्डेड प्री स्ट्रेसिंग का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं बनता, और भी ऑप्शंस होते तो इसके बारे में हम देख सकते थे। लिमिटेड प्री स्ट्रेसिंग, फुल प्री स्ट्रेसिंग, पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग, ये हमारे अलग केसेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें कंक्रीट में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और क्रैकिंग डेवलप होती है उसके बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। प्री टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग क्या है? प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग हमारे पास मेथड्स होती हैं, और इसमें हम किसी भी तरीके से टेंडन्स का इंसर्शन कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी भी हमारा इसके केस में नहीं है, सो ऑप्शन बी विल बी आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट, है ना, मेन रेनफोर्समेंट की बात की जा रही है। bars shall not be more than blank the effective depth of the solid slab or 300 mm whichever is smaller। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो केसेस होते हैं, एक होता है आपका मेन रेनफोर्समेंट का और एक होता है पैरेलल रेनफोर्समेंट का। एक शिफ्ट में क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट को लेकर के आया हुआ था, और एक में मेन रेनफोर्समेंट को लेकर के। तो मेन रेनफोर्समेंट्स में आपको पता है कि हमारा केस क्या होता है, 3D और 300 mm whichever is less, ओके। और एक शिफ्ट में क्वेश्चन था डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, तो उसमें भी आपका आंसर हो जाता है दैट इज 5D एंड 450 mm whichever is less। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का जो केस है जिसमें 5D और 450 mm की बात की जाती है, उसमें क्लॉजेज में अमेंडमेंट भी हो चुके हैं, बट स्टिल अभी तक आफ्टर आई थिंक काफी पहले इसमें अमेंडमेंट देखने को मिला था, स्टिल दे आर आस्किंग दैट क्वेश्चन, सो यू हैव टू रिमेंबर बोथ द थिंग्स, है ना। एंड दिस क्वेश्चन वी हैव कंसीडर्ड इन आवर मैराथन सेशन आल्सो। नेक्स्ट इज which of the following are recommended conditions for curtailment of flexural tension reinforcement of the beam। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, इसके केस में होता क्या है कि कर्टेलमेंट ऑफ बार, सबसे पहले क्या होता है कि इस बात को समझिए। कर्टेलमेंट ऑफ बार्स का मीनिंग ये है कि क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई भी बीम है, ओके किसी भी तरीके की हमको बीम देखने को मिलती है, तो इस बीम में क्या होता है, चाहे वो हमारे पास फिक्स्ड बीम हो या फिर कंटिन्यूअस बीम हो, हम उसके केस में ड्रॉ करते हैं हमेशा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है, यूडीएल लग रहा है या यूवीएल लग रहा है या पॉइंट लग रहा है, उसके हिसाब से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वेरिएशन होता है। अब जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको देखने को मिलेगा किसी भी बीम का, उसमें मोमेंट का वेरिएशन हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट बहुत ही इफेक्टिवली डिक्रीज होने लग गया, मतलब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू डिक्रीज करने लग जाती, तो हम वहां पर क्या करते हैं कि जो बार्स हमने प्रोवाइड कर रखी है प्रोविजन के हिसाब से, उसे हम प्रोवाइड नहीं करते हैं और उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज करते जाते हैं। डिक्रीज करने का रीजन ये होता है कि हम सीधा सा एक इकोनॉमिकल डिजाइन अचीव करना चाहते हैं। यदि हमने इसे कर्टेल नहीं किया, है ना, यदि हमने इसे कट नहीं किया, रेनफोर्समेंट को डिक्रीज नहीं किया, तो हम एक अनइकोनॉमिकल सेफर डिजाइन की तरफ जाएंगे। डिजाइन तो सेफ होगी बट क्या होगी, अनइकोनॉमिकल डिजाइन हो जाएगी। तो ये क्या होता है, ये जो मेरा पूरा कंसेप्ट होता है दैट इज द कर्टेलमेंट ऑफ द बार्स। और कर्टेलमेंट ऑफ द बार्स को प्रोवाइड करने के जो रीजंस होते हैं, उसमें क्या है कि हम एक पॉइंट देखते हैं जहां पे बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज करने लगता है, वहां से हम बार को कट कर देते हैं, और कट करते हैं तो हम उस कट ऑफ पॉइंट को देखते हैं, और उस कट ऑफ पॉइंट के बाद हमको कितना बार को एक्सटेंड करना है, इसको लेकर के प्रोविजंस होते हैं हमारे पास। बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसको लेकर के हमारे पास प्रोविजंस होते हैं। तो ऑल दीज काइंड ऑफ प्रोविजंस हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द IS 456, ओके। तो देखते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है,
एक्सटेंशन बियॉन्ड द थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट, तो जो मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट जहां से बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज होने लगा है उसके बाद कितना एक्सटेंशन देना है, इसको लेकर के हमारे पास प्रोविजन होते हैं। प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग द शियर कैपेसिटी एट द कट ऑफ रीजन। देखिए किसी भी बीम में शियर रेनफोर्समेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें आप वर्टिकल स्टिरअप्स, इंक्लाइंड स्टिरअप, बेंड अप बार्स, है ना, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो आप को कहीं पे भी कर्टेलमेंट जब प्रोवाइड करना है तो ये इंश्योर करना है कि उस पॉइंट पर आपकी शियर कैपेसिटी भी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ओके, एक अलाउेबल कैपेसिटी से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो इसको लेकर के भी हमारे लिए पास प्रोविजंस होते हैं। प्रोविजन फॉर कर्टेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर पॉजिटिव मोमेंट, जो मैंने आपको बताया अभी पॉइंट, फॉर कर्टेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर नेगेटिव मोमेंट। ओके, सो इन सारी केसेस को लेकर के हमारे पास प्रोविजंस होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस आर देयर, कितनी लेंथ हमें एक्सटेंड करनी है, 12D, 300 mm, ऐसे काफी सारे प्रोविजन है। तो यदि हम इन ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास A, B, C, D ये सारे ऑप्शंस इसके केस में करेक्ट हो जाते हैं। तो A मेरा इस यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये एक फिगर दे रखा है और इस फिगर में कहा गया है कॉलम है और उसमें लोड अप्लाई हो रहा है। तो कॉलम के केस में क्या होता है, एक्सियल लोडिंग होती है, यूनी एक्सियल लोडिंग होती है, बाई एक्सियल लोडिंग होती है। तो हमें ये देखना है कि ये किसका केस है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज द केस ऑफ द बाई एक्सियल लोडिंग ऑफ द कॉलम। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है, कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम तो नहीं है। देखिए लोड यहाँ पे कुछ इसेंट्रिसिटी जनरेट करेगा और इसेंट्रिसिटी की वजह से वहां पे क्या होगा, लोड तो लग ही रहा है, साथ ही साथ मूवमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, so C will be your answer. Next is which of the following is known as the form work vibrator। ये थोड़ा CT का क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए फॉर्म वर्क वाइब्रेटर का मतलब ये है कि फॉर्म वर्क बेसिकली क्या होता है। फॉर्म वर्क का मतलब है कि जैसे ये कोई एक कॉलम है ना, ये एक बीम है, तो इसके आसपास हम फॉर्म वर्क्स लगाते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब ये जो फॉर्म वर्क्स हम लगाते हैं तो इसके नेचर से कौन सा वाइब्रेटर जो है वो मिलता जुलता है, कहने का मतलब है ना। तो यहाँ पे क्या है, निडल वाइब्रेटर क्या होता है, निडल वाइब्रेटर जैसे हमने कहीं पे भी कंक्रीटिंग की तो उसमें निडल वाइब्रेटर को इंसर्ट करके हम कंक्रीटिंग से क्या है, बबल्स और वॉइड्स को अवॉइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो निडल वाइब्रेटर फॉर्म वर्क का टाइप नहीं होगा। स्क्रीन्ड वाइब्रेटर क्या होता है, स्क्रीड वाइब्रेटर कहते हैं बेसिकली इसको। तो स्क्रीड वाइब्रेटर जो है, जो अपर पार्ट होता है सरफेस, वहां पे हम इसे सरफेस के ऊपर ले करके स्क्रीनिंग वाइब्रेशन जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म वर्क का टाइप नहीं है। इंटरनल वाइब्रेटर मतलब यू आर इंसर्टिंग इट इनसाइड द कंक्रीट। और एक्सटर्नल वाइब्रेटर क्या होते हैं कि जैसे कोई भी सरफेस है यहाँ पे, ठीक है, अब आपने पूरे इस जगह पे कंक्रीटिंग कर रखी है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे वाइब्रेटर्स लगा देंगे काफी सारे छोटे छोटे अलग 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 पोजीशंस पे। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल वाइब्रेटर इज ऑल्सो नोन एज द फॉर्म वर्क वाइब्रेटर। तो उसे क्यों कहते हैं फॉर्म वर्क वाइब्रेटर, इसका रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट कैन बी यूज्ड फॉर पोस्ट टेंशनिंग ऑफ द मेंबर। ये तो देखिए एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। पोस्ट टेंशनिंग के लिए हम हमेशा M30 यूज करते हैं और प्री टेंशनिंग के लिए मिनिमम M40 होता है। ओके, सो डी विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अजम्पशन मेड इन आरसीसी फॉर द डिजाइन पर्पस। ओके, तो देखिए डिजाइन पर्पस के लिए आरसीसी में बहुत सारे अजम्पशन हम कंसीडर करते हैं। एक्सट्रीम स्ट्रेन इन द फाइबर, ओके, टेंशन जोन, कंप्रेशन, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन उसमें जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो ये कुछ प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये एक बहुत ही कॉमन अजम्पशन है थ्रू आउट द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और आरसीसी और स्टील हर जगह चलता रहता है ना। और इसको हम 3 वर्ड्स में डिफाइन कर देते हैं, प्लेन बिफोर आफ्टर। ओके, सो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट करने की कोशिश करी और कहा कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ये एक ऑप्शन आपको थोड़ा सा जज करना पड़ेगा। फिर है कि विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग बिकम्स कोर्स आफ्टर बेंडिंग, तो ये ऑप्शन तो पूरे तरीके से इनवैलिड है। और ट्रांसफर सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये एक ऑप्शन भी थोड़ा सा विचार करने लायक है। और ट्रांसफर सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग बिकम्स कोर्स आफ्टर बेंडिंग, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो एक चीज यहाँ पे याद रखिए कि जब हम बीम का केस कंसीडर करते हैं, है ना, और इसमें जब फ्लेक्सुरल स्टडी करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टडी करते हैं, तो इसमें कोई भी लोड लग रहा है, मान लीजिए यूडीएल। अब बीम की होती है बेंडिंग। ओके, अब बेंडिंग जब बीम की हमको देखने को मिलेगी तो इसके केस में हम क्या कहते हैं, हम बात करते हैं इस प्लेन की। ठीक है, ये एक लेंथ के अलोंग प्लेन हो गया, तो ये प्लेन मैंने कट किया तो ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन कहलाएगा। बट यहाँ पर जो प्लेन है मेरा, ये क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स प्लेन कहलाएगा।
और इस ट्रांसवर्स प्लेन को लेकर के हम सारा डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं अ ट्रांसवर्स सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो सी इसके केस में जो है आपका आंसर हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन की। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए थे एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे कि पूछ रहा है आपसे कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कंप्रेसिव फाइबर कितना होता है। ठीक है, ऐसे कॉमन क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं हमेशा वैसे क्वेश्चंस नहीं है, एक या दो क्वेश्चंस है, तो पेपर का लेवल ओवरऑल बहुत अच्छा कहा जाएगा। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन स्लैब इज प्रोवाइडेड टू सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस। अब देखिए फिर से ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को लेकर के क्वेश्चन आ गया। हम जनरली एग्जामिनेशन में स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कोडल प्रोविजन लेकर के जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप कंसेप्चुअल स्टडी को करना छोड़ दें। आपको कंसेप्चुअल स्टडी की यदि डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है तो क्यों प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, पैरेलल रेनफोर्समेंट है, उसका रीजन क्या है। शियर रेनफोर्समेंट, वर्टिकल स्टिरअप, बेंड अप बार्स, इंक्लाइन बार्स प्रोवाइड कर रहे हो, रीजन क्या है इसका, ये कितना लोड लेते हैं, कितना शियर बियर करते हैं, ये सारी चीजें हमको अब देखना जरूरी हो गया है यहाँ पे। तो देखते हैं, इट कीप्स द मेन रेनफोर्समेंट इन द पोजीशन, बिल्कुल ये इसका एक रीजन होता है। इट डिस्ट्रीब्यूट्स द श्रिंकेज एंड टेम्परेचर क्रेक, ये तो इसे श्रिंकेज एंड टेम्परेचर रेनफोर्समेंट भी कह दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफोर्समेंट को। ओके, तो ये भी इसके केस में है। इट डिस्ट्रीब्यूट्स द इफेक्ट ऑफ पॉइंट लोड ऑन द स्लैब मोर इवनली एंड यूनिफॉर्मली। ओके, तो दैट इज ऑल्सो द रीजन फॉर इट। तो यदि हम देखें तो ए, बी और सी ये सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लगते हैं। सो ए, बी एंड सी ऑल आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज blank is a pre-stressed concrete in which tensile stress in the concrete are entirely obviated at working load by having it is sufficiently high pre-stress in the member। देखिए हमारे पास जब हम कहीं भी प्री स्ट्रेसिंग करते हैं तो एक होती है फुल प्री स्ट्रेसिंग, है ना, और फुल प्री स्ट्रेसिंग में हम क्या करते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, जब भी हम कंक्रीट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमने कंक्रीट प्रोवाइड कर रखा है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस को पूरे तरीके से हम अवॉइड कर रहे होते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना ऑब्विएटेड, है ना, तो हम इसमें पूरे तरीके से जब अवॉइड कर देते हैं तो वो मेरा केस किसका होता है, फुल प्री स्ट्रेसिंग का केस यहाँ पे होता है। और बाकी ऑप्शंस हमने पहले भी क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है, तो फुल प्री स्ट्रेसिंग होती है, पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग होती है, इन्हीं को हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 प्री स्ट्रेसिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फुल प्री स्ट्रेसिंग इसके केस में मेरा आंसर हो जाएगा, जिसमें आप कॉन्क्रीट को जो है टेंसाइल स्ट्रेस बिल्कुल भी प्रोवाइड करना नहीं चाहते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेथड ऑफ कॉन्क्रीट विच इज यूज्ड ऑन वर्क्स दैट इज यूज्ड फॉर कॉन्क्रीट ऑफ M15 एंड M7.5। तो देखिए क्या है, आपको पता है कि हमारे पास मिक्स डिजाइन होता है और इसके बाद हमारे पास क्या होती है, मिक्स डिजाइन के बाद हमारे पास जो मेथड होती है उसे हम कहते हैं दैट इज द नॉमिनल मिक्स। ठीक है, तो नॉमिनल मिक्स हम M20 ग्रेड तक कंक्रीट के लिए करते हैं और उसके बाद कोडल रिकमेंड करता है कि आप मिक्स डिजाइन करिए। ठीक है, आप फाइंड करिए किसी भी तरीके से। तो क्या है, M15 और M17 के केस में आपको क्या कहा जा रहा है, कंक्रीट मिक्स्ड बाय ट्रेडिशनल मेथड बाय वॉल्यूम नहीं, अ नॉमिनल मिक्स कंक्रीट फॉर गिवन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो नॉमिनल मिक्स इसके केस में हम करते हैं, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, बाय वेट नहीं और एज डिजाइन मिक्स नहीं। डिजाइन मिक्स M20 के ऊपर, ये 15 और 7.5। तो ये क्वेश्चंस थे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन फॉर द स्टील स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ टेंशन मेंबर इन विच reversal of direct stress occurs due to loads other than wind or seismic forces। देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इट इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि सदियों से चली आ रही परंपरा वाला क्वेश्चन है ना, बहुत टाइम से हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चन तो माढ़ा ने भी पूछे, बट ओवरऑल 70% क्वेश्चन अच्छे इन्होंने पूछे हैं, 70 से 80% क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे टेंशन मेंबर के स्लेंडरनेस रेशियो को लेकर के हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, है ना। तो एक में जो हमारी कंडीशन है जिसका यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसके केस में हमारा जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है दैट इज 180, है ना, 180, 350, 400 इस तरीके से स्लेंडरनेस रेशियो होते हैं। तो इन दिस केस इट इज 180। फिर है ब्लैंक कैरीड बाय गर्डर ऑन मेंबर शैल कंसिस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द वेट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, ओके, विच इज सपोर्टेड होली, है ना, और इन पार्ट बाय द गर्डर ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग इट्स ऑन वेट। तो देखिए क्या है कि इंक्लूडिंग इट्स ऑन वेट जब हम गर्डर की बात करते हैं, ठीक है, गेंट्री गर्डर है, प्लेट गर्डर है, तो उसके केस में याद रखिएगा वी कंसीडर द डेड लोड फॉर द कैलकुलेशन सॉरी,
विंड लोड, स्नो लोड, लाइव लोड नहीं, वी कंसीडर द डेड लोड कैरीड बाय द गर्डर, और इसको लेकर के हमारे पास फॉर्मूले वगैरह भी होते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ रिवेटेड कनेक्शन, है ना। इस कंसेप्ट को हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं कि रिवेटेड कनेक्शन के कौन से डिसएडवांटेज है बोल्टेड कनेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो रिवेटेड कनेक्शन क्या होता है, रिवेटेड कनेक्शन में आप जो प्लेट लेते हैं और उन प्लेट्स को जब आपको ज्वाइन करना होता है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आप उन प्लेट्स को हॉट रिवेटिंग करते हैं या कोल्ड रिवेटिंग करते हैं। अब आपने प्लेट को यदि हॉट रिवेटिंग किया तो पूरे तरीके से उनको हीटअप करेंगे, हीटअप करने के बाद उसमें होल करेंगे, होल करने के बाद जब आप रिवेट को इंसर्ट करते हैं और दोनों को जब कॉम्पैक्ट सेक्शन बनाना होता है तो नीचे से हैमरिंग कर रहे होते हैं। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, इस तरीके से जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट होता है और मेंबर की स्ट्रेंथ में भी यहां से हम हैमरिंग करते हैं। ओके, तो मेंबर की जो स्ट्रेंथ होती है उसमें भी हमें रिडक्शन देखने को मिलता है इस वजह से। दैट इज वाई हम क्या कहते हैं कि जिस भी जगह पर, ओके, वेयर एवर यू आर डूइंग द रिवेटेड कनेक्शन, वहां पे थोड़ा नॉइस वगैरह की प्रॉब्लम आती है, मेंबर की स्ट्रेंथ में डिक्रीमेंट होता है। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, क्वालिटी इंस्पेक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड इन रिवेटेड जॉइंट। देखिए, क्वालिटी इंस्पेक्शन बोल्टेड में भी थोड़ा सा टफ हो सकता है, रिवेट में भी हो सकता है, तो ऐसा इसमें हम डायरेक्ट ये स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते। दे आर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द थर्मल आफ्टर इफेक्ट। तो देखिए, थर्मल आफ्टर इफेक्ट से इन्फ्लुएंस तो देखने को मिलेगा इसमें, दैट इज द ऑब्वियस थिंग। ऐसा नहीं है कि थर्मल आफ्टर इफेक्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बट ये चीजें आपको और भी कनेक्शंस में देखने को मिल सकती है जहां पे भी हम टेम्परेचर का इंक्रीमेंट करके कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, इट इज एसोसिएटेड विथ हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन। ये एक ऑप्शन बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि ये चीज क्या है, बोल्टेड कनेक्शन के केस में आपका नॉइज पॉल्यूशन जो है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द रिवेटेड कनेक्शन। ओके, तो सी जो है ये ऑप्शन यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट काइंड ऑफ ऑप्शन इट लुक्स। इट कैन नॉट बी यूज फॉर नॉन फेरस मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम, अलॉय एंड कॉपर एक्सेट्रा। कहीं कहीं पर इसको यूज कर भी सकते हैं। ओके, सो सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the buckling of column occurs owing to the reasons that the strut may not be। अब देखिए, the buckling of column occurs owing to the reason, है ना, buckling of column जिस वजह से हो रहा है, तो इसमें ऐसा कौन सा है जिसकी वजह से स्ट्रट में हमें देखने को नहीं मिलेगी ये चीज। तो देखिए, जब हम इसमें परफेक्टली स्ट्रेट लोड अप्लाई कर देंगे, सो इन दैट केस स्ट्रट विल बी हैविंग नो बकलिंग। ठीक है, किसी भी तरीके से उसकी बकलिंग या क्रशिंग हमको देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। ओके, सो perfectly straight initially, that will be the correct answer here। applied partially across the axis of the load, है ना, ये तो एक conditions है। perfectly stress in the middle of the load, ये भी एक conditions हमने यहाँ पे इन्होंने define कर रखी है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज, at values of load below the buckling load a long strut will be in। तो देखिए, बकलिंग लोड के बिलो यदि वैल्यूज है तो जो आपका स्ट्रट होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ओके, तो यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी आंसर फॉर इट। डिमॉन्स्ट्रेटेड इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये होता है कि जब हम लोडिंग्स वगैरह को दिखा रहे होते हैं, डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, दैट इज द डिमॉन्स्ट्रेटेड इक्विलिब्रियम। ओके, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वगैरह ये आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में, जैसे आपका सेंटर ऑफ बायंसी, ग्रेविटी इधर उधर शिफ्ट हो रहा है उसके केस में, कभी कॉन्साइड कर रहा है, तो ये सब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखने को मिलती है। What is the effective length of compression member effectively held in position at both the ends but not restrained against rotation at both the ends। तो देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। एंड की जितनी कंडीशंस हैं रिस्ट्रेन करने की, वहां पर कि आपका कभी रोटेशन किसी एंड पे अलाउ है, कहीं पे ट्रांसलेशन अलाउड नहीं है, कहीं पे रोटेशन अलाउड है, ट्रांसलेशन अलाउड नहीं है, तो ये बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। इनके बेसिस पे एंड कंडीशन की आपके पास टेबल है। तो इस टेबल को याद रखना हमेशा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है। तो स्टील में थोड़े एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिले थे एग्जाम में, तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है दैट इज इफेक्टिव लेंथ के लिए 1.0 L हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड, और भी एंड कंडीशन के बेसिस पे अलग अलग सेट्स में इन्होंने पूछ रखे थे। सो इट इज ऑल अबाउट the questions related with the RCC and steel for the MADHA JEE examination. Thank you so much for watching this video.